हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 11th नंबर का लेसन है जिसका नाम है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। तो इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। यह पार्ट 1 है इस लेसन का। ओके, तो चलिए। तो बच्चों यह 11th नंबर का लेसन है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। अद्वितीय का मीनिंग होता है यूनिक, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, भारत यानी इंडिया यानी यूनिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इस लेसन में जो नॉर्थ ईस्ट साइड का जो रीजन है, जो पार्ट है भारत का, उसको यूनिक कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, क्या विशेषताएं नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके बारे में इस लेसन में दी गई है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। भारत के उत्तर पूर्व का क्षेत्र इस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मीन्स द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अवर कंट्री। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल वेल्थ तथा सांस्कृतिक वैभव यानी कल्चर जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है। असीम यानी लिमिटलेस, लिमिटलेस भंडार यानी स्टॉक यहाँ पे बिखरा पड़ा है यानी स्कैटर्ड है। ऐसे लगता है कि ऐसे द स्टॉक ऑफ अ नेचुरल वेल्थ एंड कल्चर इज स्कैटर्ड हियर इन दिस रीजन। वैसा इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस तरह का जो नेचुरल भंडार है, संस्कृति है यानी कल्चर है, प्राकृतिक संपदा है, यह इस देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इट इज अ रेयर नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट इन द होल वर्ल्ड। अन्यत्र दुर्लभ का मीनिंग होता है वेरी रेयर। यहाँ विभिन्न कुलों के अनगिनत भाषाएं, विभिन्न कुलों, कुलों का मीनिंग होता है बच्चों क्लैंस। तो इस एरिया में, इस प्रांत में विभिन्न क्लैंस के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ कैस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ जनजातियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो अनगिनत संस्कृतियां ऐसी बहुरंगी वितान रचती है कि देखने वाला, समझने वाला मोहित होकर रह जाता है। जो भी इस एरिया में विजिट करता है वह इस तरफ, इसकी संस्कृतियां यानी कल्चर की तरफ, उधर के लोगों की तरफ, उसकी नेचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों लेसन शुरू करने से पहले आप टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठिएगा, उसके साथ पेंसिल भी लेके बैठिएगा, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, आपको अंडरलाइन करने के लिए आ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। दूर दूर तक फैली चाय बागानों की हरी चादर यानी द ग्रीन शीट ऑफ वाइड स्प्रेड टी गार्डन्स। तो यहाँ पे चाय के बागाने हैं इस रीजन में। कौन से रीजन में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में चाय के बागाने हैं यानी टी गार्डन्स है जो दूर दूर तक फैले हुए हैं। आपको इस रीजन में गेंडे, गेंडे यानी क्या, राइनोस भी दिखाई देंगे। राइनोसिरस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देन बारह सिंगे, बारह सिंगे यानी रेंडीर, रेंडीर हिरणों के झुंड यानी हर्ड्स ऑफ रेंडीर्स आल्सो यू कैन सी इन दिस रीजन। रंग बिरंगे परिधान यानी यहाँ के लोग कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं। रंग बिरंगे परिधान यानी कॉस्ट्यूम्स। मुस्कुराते चेहरे यानी स्माइलिंग फेसेस। बौद्ध मठों की घंटों की पवित्र ध्वनियां यानी बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज जो होती है, मठ को कहते हैं मोनेस्टरीज, तो उसमें जो घंटाएं बजती है उसकी पवित्र साउंड, उसकी पवित्र ध्वनियां आपको इस रीजन में सुनाई देंगी। इस विशेषताओं का संगम स्थल है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो यह सारी स्पेशलिटीज है इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसमें एक साथ जुड़े इस क्षेत्र के सेवन सिस्टर के नाम से विख्यात राज्य है। तो जिसमें एक साथ जुड़े हैं 7 स्टेट। तो द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया विच इज कनेक्टेड टुगेदर द 7 स्टेट नोन एज द 7 सिस्टर्स ऑफ दिस रीजन। तो वो कौन कौन से स्टेट है आगे देखिए।
तो ये जो 7 स्टेट है, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यह 7 स्टेट है। तो इन 7 स्टेट के राज्यों को कहते हैं 7 सिस्टर्स। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ मैं, 7 सिस्टर कौन से राज्यों को कहते हैं, यह जो आगे ब्रैकेट में स्टेट के नेम दिए हैं, इन राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं। तो ये सारे राज्य एक साथ, छोटे छोटे राज्य है, छोटे छोटे स्टेट है, एक साथ मिलके यह जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, रीजन है, यह बनाया है। तो यह जो 7 सिस्टर का जो एरिया है, यह बहुत ही विख्यात है, यानी फेमस है। ओके, आगे देखिए, सिक्किम तथा उत्तर बंगाल के कुछ भाग शामिल है। तो सिक्किम और उत्तरी बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल का कुछ पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में 220 से अधिक नस्ली समूह और प्रकृति से विभिन्न रंगों को समेटे हुए है। तो भारत का यह जो एरिया है, इंडिया का यह जो रीजन है, जो भौगोलिक विस्तार यानी जियोग्राफिकल एक्सपांशन के तौर से देखा जाए तो यहाँ पे 220 से भी अधिक यानी मोर देन 220 से भी मोर नस्ली समूह का बच्चों मीनिंग होता है एथनिक ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे आपको मोर देन 220 से भी ज्यादा एथनिक ग्रुप्स दिखाई देंगे और प्रकृति के विभिन्न रंगों को आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यानी नेचर के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आपको इस एरिया में दिखाई देंगे। आगे है, प्रकृति ने तो मानो अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया है। तो लेखक ऐसे कहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने यानी नेचर ने, ऐसा लगता है कि पूरा अपना खजाना यानी ट्रेजर यहाँ पे बिखेर दिया है। सारा खजाना नेचर ने इसी 7 सिस्टर के एरिया में यानी इसी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में डाल दिया है। अकेले इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन और असंख्य प्रकार की पादप जातियां हैं। तो अकेले इस क्षेत्र में यानी ओनली इन दिस रीजन विभिन्न प्रकार के वन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। वन यानी फॉरेस्ट, और असंख्य प्रकार के पादप जातियां यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पादप यानी प्लांट स्पेसीज। तो यहाँ पे इस रीजन में आपको बहुत सारे जंगल यानी फॉरेस्ट दिखाई देंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज ऑल्सो यू कैन फाइंड इट हियर। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की नवीनतम संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए है। तो यह जो रीजन है यह फुल ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल से भरा हुआ है। दिस रीजन फुल ऑफ रिवर्स, माउंटेन, वाटरफॉल्स भरा हुआ है। इस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल का मीनिंग होता है इतिहास का प्रारंभिक काल यानी हिस्ट्री का जो स्टार्टेड टाइम होता है, यानी इतिहास का जो शुरुआत का जो टाइम है, काल है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम। ओके, प्रागैतिहासिक काल का मीनिंग होता है प्री हिस्टोरिक टाइम। तो प्री हिस्टोरिक टाइम के उस वक्त में जो कल्चर थे उस कल्चर से लेकर आज तक के नवीनतम कल्चर यानी अभी जो लेटेस्ट कल्चर है वह कल्चर, सारे कल्चर पुराने और नए सारे कल्चर इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपने में यह रीजन समेटा हुआ है सारे कल्चर्स को। ओके, आगे देखिए, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण यह क्षेत्र एक और भारत का प्रहरी बन विदेशी तत्वों की निर्ममता को स्वयं पर झेलता है। निर्ममता का मीनिंग समझिए बच्चों, क्रूरता यानी रुथलेसनेस। ओके, प्रहरी यानी गार्ड। तो देखिए, ड्यू टू बीइंग एडजेसेंट टू द border of the countries like Nepal, China, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, etc.
The region become the guard of India and bear the ruthlessness of foreign elements on its own. मीन्स वो खुद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरे कंट्री जो भी प्रॉब्लम्स देती है, यह रीजन खुद वो प्रॉब्लम को फेस करता है। तो इसीलिए इसको भारत का प्रहरी भी कहा गया है, यानी भारत का गार्ड कहा गया है। तो वही दूसरी ओर, इन अदर हैंड, सेतु बनकर, सेतु का मीनिंग होता है बच्चों ब्रिज, ओके। सेतु बनकर हमारे पड़ोसियों से यानी नेबरिंग कंट्री से हमारे रिश्ते को प्रगाढ़ बनाता है। प्रगाढ़ यानी स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना। तो हमारे जो इंडिया के रिलेशंस है वो दूसरे कंट्री के साथ में वह मजबूत बनाता है यह रीजन। कौन सा रीजन? नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की विशेष योजना लुक ईस्ट पॉलिसी और विकास परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग है। सो द गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल प्लान, जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी एंड विकास परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। तो अभी हम फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है असम। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो असम को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। तो असम इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ध्यान में रखना बच्चों, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। सामान्य रूप से यह मान्यता है कि असम शब्द संस्कृत से लिया गया है। तो ऐसे नॉर्मली जनरली ऐसे बिलीव करते हैं लोग। तो दैट वर्ड असम डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जिसका अर्थ है वह भूमि, भूमि यानी लैंड, जिसका अर्थ है वह भूमि जो समतल नहीं है, यानी नॉट फ्लैट, प्लेन नहीं है, यानी इट मीन्स द लैंड दैट इज नॉट फ्लैट, समतल नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण इसका नाम असम पड़ा है। तो इट इज ऑल्सो सेड दैट इट वॉज नेम्ड असम बिकॉज ऑफ द अहोम किंग्स। उनके नाम पर भी यह असम का नाम पड़ा गया है, ऐसे कहा जाता है। तो कौन से राजाओं के नाम, कौन से राजाओं के कारण? अहोम राजाओं के कारण। आगे देखिए, यहाँ मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती बर्मी ऐसे नस्लों के और इनकी भाषा समूह के लोग परस्पर गूंथे हैं। गूंथे का मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो यहाँ पे जो अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिली जुली उनकी लैंग्वेजेस है, मिली जुली उनकी भाषाएं यहाँ पे इन लोगों की है। सो देयर लैंग्वेजेस ग्रुप आर इंटरट्वाइंड, यानी मिली जुली एक दूसरे के साथ गुंथी हुई उनकी भाषाएं है। यानी उनकी मूल संस्कृतियों और भाषा के साथ साथ उनके मेल से बनी भाषा संस्कृतियां भी खूब प्रचलित है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग समझो बच्चों, मूल संस्कृतियां यानी जो नेटिव कल्चर है उनके और उनकी भाषाओं के साथ साथ उनकी जो भाषा संस्कृतियां है वह खूब पॉपुलर है, प्रचलित है यानी पॉपुलर है। So that is along with their native culture and languages, their language cultures formed by their combination are also very popular. ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। तो असम की मुख्य नदी यानी मेन रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर ऑफ आसाम। ध्यान में रखना बच्चों, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली। तो विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है? माजुली। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट द्वीप है माजुली, वह ब्रह्मपुत्र में स्थित है। यानी इस राज्य में, असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र में यह माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड लोकेटेड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। ध्यान में रखना, 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है।
तो माजुली द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र इन दिस असम। अभी आगे देखिए बच्चों, असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असमिया और बोडो। तो द मेजर रीजनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम आर असमिया एंड बोडो। तो आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है बोडो और क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज है असमिया। ध्यान में रखना इस बात को बच्चों। आगे है असम कला कौशल्य संगीत नृत्य आदि में समृद्ध राज्य है। तो Assam is the state rich in art skill, music and dance, etc. रेशमी वस्तु सूती वस्त्र, रेशमी यानी सिल्क, सूती वस्त्र यानी कॉटन क्लॉथ्स, धातु यानी मेटल, बांस यानी बांबू, बेत का मीनिंग होता है केन। इसकी वस्तुओं की निर्माण में असमवासी बहुत कुशल है। असमवासी यानी आसाम में रहने वाले पीपल, उनको कहते हैं आसामवासी। So the Assamese are very skilled in the manufacture of steel and cotton textile, metal, bamboos and cane items. आगे देखिए, चित्रकला की यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, यानी देर इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हियर इन दिस एरिया इन आसाम। 7वीं शताब्दी में यहाँ आए चीनी यात्री हुवेन सांग ने इसका जिक्र किया है। तो 7वीं शताब्दी में यानी 7th सेंचुरी में यहाँ एक चीनी यात्री आए थे, यानी चाइनीज ट्रैवलर आए थे यहाँ पे, जिसका नाम है हुवेन सांग। इन्होंने इस बात का जिक्र किया है, यानी इस बात को मेंशन किया है। तो चाइनीज ट्रैवलर हुवेन सांग हु केम हियर इन द 7th सेंचुरी हैज मेंशन दिस थिंग। असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है, यानी असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों, बिहू। यह साल में 3 बार मनाया जाता है, यानी पूरे साल में, पूरे ईयर में यह बिहू फेस्टिवल 3 टाइम्स मनाते हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम इज अ बिहू। इट इज सेलिब्रेटेड 3 टाइम अ ईयर। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। माघ का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का मंथ दिसंबर और जनवरी के टाइम आता है। तो इस महीने में कौन सा बिहू मनाया जाता है? फर्स्ट बिहू आता है, वह है माघी बिहू। उसे ही कहते हैं भोगाली बिहू। इसको मैं पूरा सर्कल कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट बिहू आसाम में जो बनाते हैं फर्स्ट फेस्टिवल, वह है माही बिहू, मीन्स भोगाली बिहू। तो भोगाली यानी भोज, भोज यानी क्या होता है? ईट, टू ईट फूड। ओके, तो द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम इज अ बिहू। This festival, people are celebrated 3 times in a year. Maghi Bihu is celebrated in the month of Magh, यानी in December और January month में यह माघ मास आता है। This is also called भोगाली बिहू। भोगाली means to eat. Okay, आगे देखिए, सेकेंड बिहू आता है यहाँ पे कार्तिक मास यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू मनाया जाता है। तो इसको भी मैं सेकेंड नंबर का जो बिहू है उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसका नाम है कंगाली बिहू। यह कार्तिक मास में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास यानी अक्टूबर में, अक्टूबर के मध्य में यह कंगाली बिहू मनाया जाता है। तो कंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ कार्तिक इन मिड अक्टूबर। ओके, कंगाली यानी गरीबी। तो कंगाली का मीनिंग होता है गरीबी यानी पॉवर्टी। ओके, यह वह अवसर होता है, अवसर यानी वह ओकेजन होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती और पुराने अनाज के भंडार खाली हो जाते हैं। तो यह ऐसा ओकेजन है। दिस इज द ओकेजन व्हेन द न्यू क्रॉप इज नॉट रेडी। व्हेन द न्यू क्रॉप मीन्स नई फसल जो होती है वो रेडी नहीं होती है। न्यू crop is not ready and the old grain stocks are empty.
जो पुराने अनाज के भंडार, पुराने यानी ओल्ड, अनाज यानी ग्रेन्स और भंडार यानी स्टॉक्स। तो पुराने अनाज के जो भंडार है, द ओल्ड ग्रेन स्टॉक आर एम्प्टी, खाली हो जाते हैं, इसीलिए इस बिहू फेस्टिवल का नाम होता है कंगाली बिहू। ओके, अभी थर्ड नंबर का बिहू देखेंगे। तीसरा बिहू अप्रैल के मध्य यानी बोहाम यानी बैसाख महीने में मनाया जाता है। तो थर्ड नंबर का जो बिहू है वह कब सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल में, अप्रैल के मध्य में, जो बोहाम यानी बैसाख मंथ में आता है। तो द थर्ड बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ बोहाम। मंथ ऑफ बोहाम मीन्स बैसाख इन मिड अप्रैल। इसे बोहागी या रोंगाली, रोंगाली का मीनिंग होता है रंगीन, कलरफुल बिहू भी कहते हैं। तो इसे हम बोहागी या रोंगाली यानी कलर्ड बिहू ऑल्सो वी कैन कॉल दिस। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बैसाख का रोंगाली बिहू है। यह जो 3 बिहू के फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिहू का फेस्टिवल कौन सा है? रोंगाली बिहू यानी बोहागी बिहू। ओके, यह बैसाख भर चलता है, यानी पूरा 1 मंथ यह बिहू का फेस्टिवल पीपल सेलिब्रेट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस 3 इज द रोंगाली बिहू। तो इट गोज इन फुल मंथ, फुल बैसाख मंथ यह बिहू फेस्टिवल चलता है। इसमें बिहू नृत्य की प्रतियोगिताएं होती है। प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो बिहू डांस कॉम्पिटिशन आर हेल्ड इन दिस टाइम। बिहू ऐसा उत्सव है, यानी बिहू इज सच एज अ फेस्टिवल जिसमें लगभग पूरा असमी समाज शामिल हो जाता है। तो बिहू ऐसा सच अ फेस्टिवल है ऐसा इन विच ऑलमोस्ट द एंटायर आसामी सोसाइटी गेट्स इन्वॉल्व्ड। ओके, आगे देखिए। असम में बांस के जंगल और चाय के बागान है। आसाम में क्या क्या दिखाई देता है आपको? बांस के जंगल यानी बांबू के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं और चाय के बागान यानी टी गार्डन्स, टी प्लांटेशन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो असम हैज अ लॉट ऑफ बांबू फॉरेस्ट एंड टी प्लांटेशंस। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो असम में कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए आगे इसमें क्या दिया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाने वाले एक सिंग का गेंडा यानी 1 हॉर्न होता है उस राइनोसिरस को। तो यह कहाँ हमें देखने को मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। द 1 हॉर्न्ड राइनोसिरस फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो यह जो है असम की मुख्य धरोहर है। धरोहर का मीनिंग जो होता है बच्चों, धरोहर यानी पूंजी, हेरिटेज। तो दिस इज द मेन हेरिटेज ऑफ आसाम। क्या? काजीरंगा में पाए जाने वाला 1 हॉर्न राइनोसेरस। ओके, आगे देखिए। मानस टाइगर रिजर्व और मनेरी टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य भी यहाँ पे है। तो जो मानस टाइगर रिजर्व एंड मनेरी टाइगर रिजर्व आर अदर सेंचुरीज। आगे देखिए। पक्षियों की कई प्रजातियां तथा दुर्लभ हॉलॉक गिब्बन नामक लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। तो पक्षियों के यानी बर्ड्स के आपको अनेक मेनी स्पीसीज यू कैन फाइंड ऑफ बर्ड्स। और लंगूर कॉल्ड द रेयर हॉलॉक गिब्बर, ऐसा लंगूर यह एनिमल यहाँ पे मिलता है जो बहुत ही रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ है। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। द टेम्पल ऑफ कामाख्या देवी इज वन ऑफ द मेजर प्लेस इन दिस रीजन, इन दिस एरिया। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम मेघालय राज्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मेघालय यानी बादलों का घर। तो मेघालय, इसका शब्द का मीनिंग समझिए बच्चों। मेघ यानी बादल, आलय का अर्थ होता है घर। ओके, तो मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय मीन्स होम ऑफ द क्लाउड्स।
देश के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम इसी राज्य में है। हमारे कंट्री का सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल कहाँ पे होता है? मौसिनराम। तो मौसिनराम यह जो प्लेस है कहाँ पर लोकेटेड है? तो मेघालय स्टेट में। तो मौसिनराम the region of the highest rainfall is a country is located in the state of Meghalaya. Okay? मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। तो earlier मेघालय was a part of Assam. 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिले यानी असम के 2 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से असम के 2 डिस्ट्रिक्ट देखिए, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये किसके 2 डिस्ट्रिक्ट प्लेस थे? असम के। उसके साथ गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है। तो 21 जनवरी 1972 the state of Meghalaya was formed by the merging Garo hills with the 2 districts of Assam, that is a खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। ओके, आगे देखिए, मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों की अधिकता है। तो यह सारे ट्राइब्स है। तो मेघालय में सबसे ज्यादा कौन सी जनजातियां, कौन से ट्राइबल पीपल आपको दिखाई देंगे? खासी, जयंतिया और गारो, यह जो ट्राइबल्स लोग हैं आपको दिखाई देंगे। इसमें भी सबसे अधिक संख्या में है खासी जनजाति। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल कौन से ट्राइबल्स के हैं? तो खासी। ओके, लगभग 50% मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 50% पीपल कौन से जनजाति के हैं, कौन से ट्राइबल्स है यहाँ पे? तो खासी नाम के। ओके, आगे देखिए, यहाँ की अधिकांश जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था, तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था यानी मैट्रियार्कल सिस्टम यानी माता के वंश पर आधारित, मदर का जो वंश होता है उसके ऊपर आधारित व्यवस्था, सिस्टम यहाँ पे चलती है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स here have a matriarchal systems. यहाँ वंश परंपरा का तथा उत्तराधिकार स्त्रियों से चलता है। Here the lineage and successors run through women. Okay? तो यहाँ का वंश जो है, वंश यानी lineage and उत्तराधिकार यानी जो सक्सेसर जो बनता है फैमिली का, वह स्त्रियां ही बनती है यानी विमेन ही बनती है। तो यह स्त्रियों से चलता है। यह परंपरा खासी, जयंतिया एवं गारो तीनों जनजातियों में प्रचलित है। तो यह जो ट्रेडिशन है, यह सारे लोग, यह जो जनजातियां है खासी, जयंतिया और गारो, यह सारे ट्राइबल्स यह फॉलो करते हैं मातृसत्तात्मक व्यवस्था। ओके, यहाँ परिवार की, आगे देखिए, छोटी बेटी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है और परिवार के बुजुर्गों तथा बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। तो हियर द यंगर डॉटर इन द फैमिली, वो क्या हो जाती है? ओनर बन जाती है सारे प्रॉपर्टी की। फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वह ओनर बन जाती है। एंड शी इज अ रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेदारी है, वह रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द एल्डर्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ देयर फैमिली। जो बच्चों के और बुजुर्गों की देखभाल करना वह उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। आगे देखिए, नृत्य, संगीत सभी जनजातियों की जीवन शैली का एक अनिवार्य अंग है। यानी डांस एंड म्यूजिक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल ऑफ ऑल द ट्राइब्स। मेघालय भी उसका अपवाद नहीं है। मेघालय इज नो एक्सेप्शन टू इट। तो मेघालय में भी यह सारे नृत्य, संगीत, म्यूजिक सब कुछ चलता है। ओके, चलिए अभी आगे देखिए। आगे हम नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे।
नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। नागालैंड इज कंसिडर्ड एज द स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह पहाड़ी क्षेत्र है, मीन्स इट इज अ हिली एरिया, और एंड रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। रोमांच, रोमांच यानी एडवेंचर, दीवाने यानी लवर्स, जो एडवेंचर लवर्स पर्यटक है, टूरिस्ट है, उनके लिए यह बेस्ट प्लेस है। तो इट इज अ हिली एरिया एंड ग्रेट प्लेस फॉर एडवेंचर लविंग पीपल, एडवेंचर लविंग टूरिस्ट। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। तो नागालैंड में रहने वाले जो सिटीजन्स है नागा, उनको यह नाम किसने दिया है? जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, पीपल है, उन्होंने दिया हुआ है। द नेम नागा इज गिवन बाय द प्लेन्स पीपल। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं। इन संस्कृत पहाड़ यानी माउंटेन इज कॉल्ड नग ऑल्सो। इसलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से जाने लगे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसको नागा नाम से पहचानते हैं, क्योंकि माउंटेन को क्या कहा जाता है संस्कृत में? नग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे रहने वाले लोगों को नागा कहा जाता है। इन संस्कृत द माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड नग। Hence the people living here comes to be known by the name of नागा। ओके, आगे देखिए, नागाओं की 16 जातियां है। तो नागाओं के 16 कास्ट्स है। सबकी अलग अलग वेशभूषाएं है। तो उनके 16 कास्ट है और हर एक का अलग अलग वेशभूषा है, यानी उनका जो कॉस्ट्यूम्स है वह अलग अलग है। एवरीवन हैज डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। उसकी वजह से क्या होता है? जिससे उनकी पहचान हो जाती है। तो कॉस्ट्यूम की वजह से इन लोगों के कास्ट के बारे में पता चल जाता है। तो एवरीवन हैज डिफरेंट कॉस्ट्यूम व्हिच गिव्स देम अ स्पेशल आइडेंटिटी। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और ज्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। मोटी ऊन यानी थिक जो उल होती है, थिक उल से इनके क्लोथ्स बने हुए होते हैं। देयर क्लोथ्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आर मोस्टली मेड ऑफ थिक उल। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं। हथियार यानी वेपन्स। दे ऑल्सो कैरी सम वेपन्स विथ देम, जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगते हैं। वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम। तो जो हथियार है, जो वेपन्स है, तो वेपन्स विच सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स। आगे देखिए, नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। प्रकृति यानी नेचर के होते हैं। तो इन लोगों का नेचर बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है। नागा पीपल आर ब्यूटीफुल एंड फ्रेंडली इन नेचर। देह यष्टि, देह यष्टि यानी उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो देह यष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मंगोल लोगों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस उनके बॉडी पर स्पष्ट दिखाई देता है। द मंगोल इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी इज क्लियरली विजिबल। लेकिन उनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं है, बट उनके जो आईज है, बट देयर आईज आर नॉट लाइक दैट ऑफ द मंगोल्स। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। तो जो नागा लोग हैं वह उत्सव प्रेमी यानी फेस्टिवल लवर्स होते हैं, और वह डांस एंड सिंगिंग के लवर होते हैं। तो नागा आर fond of dancing and singing and are festival lovers। आगे देखिए, नागालैंड अपने कोहिमा वॉर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो नागालैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कोहिमा वॉर। तो ध्यान में रखिए, नागालैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोहिमा वॉर के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर II, वर्ल्ड वॉर II, उसके दौरान 1944 में जापानी फौजों को यही रोका गया था। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, द जापानीज फोर्स वेयर स्टॉप्ड हियर इन 1944। ओके,
इस युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे ईस्ट का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। तो ईस्ट का स्टालिनग्राड किसे कहते हैं? नागालैंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो जापानी फौजें थी, जापानी जो फोर्स थी, यहाँ पे उनको रोक लिया था और जापान की यहाँ पे करारी हार हो गई थी। इसीलिए नागालैंड को पूर्व का स्टालिनग्राड कहते हैं। So, due to bad defeat of Japanese in this war, it is also called the Stalingrad of the East. आगे देखिए, यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, यानी the main language here is English. राज्य में साक्षरता का स्तर 60% से भी ऊपर है। साक्षरता यानी लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी लेवल इन द स्टेट इज अबाउ 60%। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका आगे का जो लेसन है वह हम सेकेंड पार्ट में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।